हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लैक बॉडी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट थर्ड है, इंडेक्वासियस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लैक बॉडी। भाई पूछ सकता है, मैं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा, हो सकता है कि ये एक शॉर्ट में आपसे पूछ ले। ठीक है, ब्लैक बॉडी इसको बोलते हैं हिंदी में कृष्णिका। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी को हिंदी में कहते हैं कृष्णिका। क्या बोलते हैं? कृष्णिका कहते हैं। अच्छा, इससे पहले आपने एक वर्ड सुना होगा विकिरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। सुना या नहीं सुना? विकिरण की परिभाषा याद नहीं है? बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हो आप लोग, विकिरण की परिभाषा याद नहीं है भाई? कैसे टॉप करोगे बताओ मुझे। तो विकिरण की पहले परिभाषा याद करो ठीक से। तो विकिरण या रेडिएशन होता क्या है भाई? ये होता क्या है? तो यह है, यानी कि विकिरण जो होता है, उष्मा का प्रवाह विकिरण की सहायता से होता है। याद कर लो कि यार उष्मा का प्रवाह विकिरण की सहायता से होता है। जैसे सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक विकिरण की सहायता से आती है। एक लाइन नोट कर लो, दिमाग में फंसा लो। आपका दिमाग इतना तेज नहीं है कि एक बार समझा दिया तो समझ गए। जो नोटबुक आपने ली है उस पर लिख लो साइड में कहीं ना कहीं। यानी कि उष्मा या ऊर्जा का प्रवाह विकिरण की सहायता से होता है। ठीक है, जैसे सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक विकिरण की सहायता से आती है। ठीक है, लिख लो साइड में। अच्छा, विकिरण ऊर्जा क्या होती है, रेडिएशन एनर्जी क्या होती है, ये भी तो पता चले थोड़ा सा। तो भाई जब हम गर्म होंगे ना, तो हमारी बॉडी से एनर्जी अपने आप क्या होगी, बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो प्रत्येक वस्तु ताप के कारण, प्रत्येक वस्तु अपने ताप के कारण ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जिसे विकिरण ऊर्जा कहते हैं। कि दोनों पॉइंट बहुत जरूरी हैं, साइड में लिख लो। प्रत्येक वस्तु अपने ताप के कारण ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जिसे विकिरण ऊर्जा कहते हैं। और सर ये तो परिभाषा हमारे दिमाग में फंस गई। कब तक फंसी रहेगी, निकल जाती है ये। इसको जरा याद कर लो ठीक से और लिख लो नोटबुक में। अच्छा, ब्लैक बॉडी की परिभाषा आती है। तो ब्लैक बॉडी देखो, इसको समझने के लिए ना मैं एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा। मान लो ये है मेरे पास एक वस्तु, इस पर रेडिएशन गिरा। रेडिएशन मतलब एनर्जी आ गई। अब एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, गामा किरणें, एक्स किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, विकिरण तो सिर्फ माध्यम होगा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हेल्प कर देगा। ओके, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन देखो क्या होती है। तो ब्लैक बॉडी एक वस्तु होती है जिस पर गिरने वाले सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य के विकिरण को ये पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। इसका कोई भी भाग, जितना विकिरण गिरेगा ना, सब का सभी अपने अंदर ले लेगी। बाहर को थोड़ा सा भी, चुन्ना सा, यानी कि इतना सा भी बाहर नहीं जाने देगी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, मैं यहाँ से लिखवा रहा हूँ। तो ब्लैक बॉडी होती क्या, बीबी बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्लैक बॉडी एक ऐसी वस्तु होती है। ठीक है, एक ऐसी वस्तु होती है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी वस्तु होती है। ठीक है सर, ब्लैक बॉडी एक ऐसी वस्तु होती है जिस पर गिरने वाले, ध्यान देना, जिस पर, ओके सर, ओके, जिस पर गिरने वाले सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य, या तरंग दैर्ध्य कर दियो, चलो, तरंग दैर्ध्य का विकिरण पूर्णता, ऐसे करके, जिस पर गिरने वाले सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्यों का विकिरण पूर्णता अवशोषित होता है, पूर्णता अवशोषित होता है या अवशोषित हो जाता है। ठीक है, क्या लिख दूं, जिस पर गिरने वाले सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्यों का विकिरण पूर्णता अवशोषित हो जाता है। ओके, कुछ भी भाग बाहर नहीं जाता, ये ध्यान देना है। कोई भी भाग बाहर नहीं जाता, ये इसकी क्वालिटी होती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में सर कौन सा पॉइंट लोगे आप? बड़ा शानदार पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, तो भैया मैन है। रेडिएशन चाहे रंगीन हो या रंगहीन हो, ठीक है सर, यानी कि विकिरण या तो कलरफुल हो, ओके सर, विकिरण भैया या तो रंगीन हो, ठीक है, रंगीन विकिरण रंगीन हो या रंगहीन हो। ठीक है, सही लिखा है मैंने, ये रंगहीन हो, विकिरण रंगीन हो या रंगहीन हो। विकिरण जो होता है, विकिरण ना तो, ठीक है, क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, ध्यान देना है, ना तो ट्रांसमिट
होता है, ओके, और ना ही परिवर्तित होता है, परिवर्तित नहीं, ना ही परावर्तित होता है, परावर्तन भी नहीं होता, क्या आया टकराया और वापस लौट गया, जितना विकिरण आएगा सबका सब अवशोषित हो जाएगा, ना ही क्या होता है, परावर्तित होता है, ठीक है, परावर्तन भी नहीं होता, अंदर होगा, बाहर नहीं कि बाहर से आया टकराया और चला गया वापस लौट के, नहीं, अंदर परावर्तन होता है इसके, पर पूर्णतः प्रकाश अवशोषित हो जाता है। बताओ, वहाँ भी चित्र बना के दिखाएंगे। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये वस्तुएं ब्लैक दिखाई देती हैं, ये वस्तुएं ब्लैक दिखाई देती हैं। ओके सर, ओके, ब्लैक दिखाई देती है, लिख लोगे ना डेफिनेशन इसकी। अच्छा, ये वस्तुएं इस वजह से ब्लैक दिखाई देती हैं। मैं, अच्छा, एक पॉइंट और है, जितनी भी एनर्जी ये बाहर निकालेंगे ना ये, यानी कि ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ये लाइन पे ध्यान देना, ठीक है सर। ब्लैक बॉडी द्वारा, ओके 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 ओके, ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा, उत्सर्जित, ठीक है सर, ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा सबसे अधिक होती है, हाँ, सबसे कैसी होती है, अधिक होती है। ये लाइन जो है दिमाग में डाल लो, बहुत काम की लाइन है। ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कंप्लीट रेडिएटर भी कहते हैं, इसे पूर्ण रेडिएटर भी कहते हैं, इसे कंप्लीट, ओके ओके ओके, इसे कंप्लीट रेडिएटर, हाँ हाँ हाँ, रेडिएटर भी कहते हैं, रेडिएटर, ठीक है, इसीलिए इसे कंप्लीट रेडिएटर भी कहते हैं, यानी कि इसे कंप्लीट रेडिएटर भी कहते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, एक पॉइंट और है, ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित विकिरण को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जित विकिरण को, जो ये विकिरण बाहर गया ना हमारा, ये जो विकिरण बाहर गया इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि उत्सर्जित विकिरण को, ओके सर, उत्सर्जित विकिरण को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं हम, ठीक है, ब्लैक बॉडी, ओके ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, ओके ओके ओके, ठीक है सर। ये कुछ ब्लैक बॉडी के बारे में कुछ पॉइंट हो गए, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ इरेज अभी। ओके सर, सर इसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहते हैं, यार क्या बात कर दी सर आपने आज, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहते हैं इसको, समझ में आया कुछ। इसे कंप्लीट रेडिएशन भी कहते हैं, और उत्सर्जित विकिरण को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, ठीक है भाई। ये कुछ पॉइंट मैंने ब्लैक बॉडी के बारे में लिखवा दिया। अच्छा ठीक है, अब क्या है कि मुझे लिखवाना है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ब्लैक बॉडी के लक्षण, ब्लैक बॉडी के लक्षण। ओके सर, ब्लैक बॉडी के लक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाने हैं आपको। ओके सर, ब्लैक बॉडी के लक्षण सर कौन कौन से होंगे, सबर रखो। देखो सबसे पहले डायग्राम, बिना डायग्राम के मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। ओके ओके ओके, यहाँ मैं लूँगा वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, LENGTH, ठीक है। ये बढ़ेगा इधर को घटेगा, ठीक है। और मेरे दोस्तों यहाँ मैं लूँगा एनर्जी डेंसिटी, आप ऐसे लिखना एनर्जी, अरे हटाओ यार, कहाँ तक ऐसा मोड़ते रहोगे, ऐसे लिखो डायरेक्टली, एनर्जी डेंसिटी, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ठीक है सर, यानी कि ऊर्जा घनत्व। लो सर आ गया अपना मेरे पास, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य इधर को बढ़ाएंगे, इधर को, तो थोड़ा सा ग्राफ ना हमें ऐसे झुकाना होता है, ये हल्का सा, ये ध्यान देना ग्राफ पे। ये चलो मैं यहाँ से लेता हूँ ग्राफ ये वाला, ठीक है, ऐसा करके ये, और ये आ गया मेरे पास पीक, ये आ गया मेरे पास पीक। अब इसका भी रीज़न है, मैंने जो झुकाया है, ये झुकाने का भी रीज़न होता है कि मैंने क्यों झुकाया, ठीक है। ये मैंने क्यों झुकाया वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्यों झुकाया। तो मान लो ये कितना टेम्परेचर है, ये 6000 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। ये 6000 मेरे पास क्या केल्विन टेम्परेचर। अब देखो जरा पहला पॉइंट क्या आता है इसका, ध्यान देना। कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक बॉडी के लक्षण में सबसे पहला पॉइंट आता है कि ब्लैक बॉडी द्वारा एक निश्चित ताप पर उत्सर्जित विकिरणों की जो ऊर्जा होती है वो एक समान नहीं होती। अगर एक निश्चित टेम्परेचर है तो जितने भी विकिरण बाहर निकलेंगे उनकी ऊर्जा एक समान नहीं होगी, ठीक है। ब्लैक बॉडी द्वारा, ओके सर, ओके, डेफिनेशन याद करो ठीक से, ब्लैक बॉडी द्वारा, ओके, ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित, हाँ सर, ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित विभिन्न, ओके ओके ओके, ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित विभिन्न नहीं, एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर, ठीक है सर, एक निश्चित तापमान यानी कि टेम्परेचर पर, एक निश्चित तापमान
पर उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा एक समान नहीं होती है। ध्यान देना, एक समान नहीं होती है, ठीक है सर, एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, एक समान नहीं होती है, बल्कि ठीक है, बल्कि एक निश्चित ताप पर, बल्कि एक निश्चित तापमान बोल दो, ताप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य पर, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य पर उत्सर्जित ऊर्जा अधिकतम होती है। उत्सर्जित ऊर्जा कैसी होती है? अधिकतम होती है, ठीक है, अधिकतम होती है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट में और लिख पा रहा हूँ आपको। तो ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित एक निश्चित तापमान पर उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा एक समान नहीं होती, बल्कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य पर उत्सर्जित ऊर्जा अधिकतम होती है। एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य पर उत्सर्जित ऊर्जा कैसी होती है? अधिकतम होती है। यहाँ से क्लियर हो रहा है, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य पर उत्सर्जित ऊर्जा कैसी होती है? अधिकतम होती है। चलिए, अच्छा, सेकंड नंबर इसका यह है कि भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। आप टेम्परेचर कम करोगे तो ऐसे डाउन हो जाएगा, फिर ऐसे डाउन हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर कम करते रहो, ग्राफ अलग अलग आता रहेगा, पर मैंने एक ही ग्राफ बनाया, उससे हमारा काम चल जाएगा। तो भिन्न भिन्न ताप पर, भिन्न ताप पर, ठीक है, भिन्न भिन्न ताप पर, ओके, भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, इंग्लिश में लो स्पेक्ट्रम, भिन्न भिन्न स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। ओके सर, ओके। अच्छा, 2 नंबर हो गए हमारे, यानी कि भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। जल्दी फास्टली पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा है? ओके यार, इतना इजी टॉपिक आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा तो फिर यार क्या समझ में आएगा? भाई मैं भी तो ये सोच रहा हूँ यार, इतना इजी टॉपिक समझ में नहीं आया तो फिर क्या समझ में आएगा? सब समझ में आएगा, डरो मत। अभी जरा मैं हूँ तो घबरा क्यों रहे हो भाई? तो भिन्न भिन्न ताप पर ध्यान देना है, भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। एक चीज़ और है, जितना हाई टेम्परेचर होगा शिखर उतना स्पष्ट दिखाई देगा। ये ध्यान देगा, ध्यान से ज़रा, ठीक है। अधिक ताप पर, ठीक है, अधिक ताप पर, कौन सा नंबर आ गया? 3rd नंबर आ गया हमारा, ठीक है। अधिक ताप पर शिखर स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। अब एक बात और है, जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे, मान लो भाई टेम्परेचर मेरे पास पहले कम था, फिर ज़्यादा हो गया और ज़्यादा हो गया, जैसे 2000 था, 3000 था, 4000 था, 5000 था, तो ताप वृद्धि के साथ साथ जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे, ध्यान देना, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे, जो ये शिखर होता है वो कम तरंगदैर्ध्य वाले क्षेत्र में खिसकता रहेगा। जितना ताप बढ़ाओगे, देखो मैंने जो शिखर बनाया है ना, ये वाला शिखर, ये इस साइड में बनाया है, यह शिखर इस साइड में बनाया है। अरे इसके नीचे कुछ हमारा ग्राफ ऐसे भी बनेगा, कुछ हमारा ग्राफ ऐसे भी बनेगा, कुछ हमारा ग्राफ ऐसे भी बनेगा। अच्छा, बनेगा नहीं बनेगा तुम खुद बताओ। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे आप, अरे जितना टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे, शिखर जो होता है वो कम तरंगदैर्ध्य वाले क्षेत्र में खिसकता रहेगा। ध्यान देना। तो पहले देखो शिखर यहाँ था, फिर शिखर यहाँ, फिर शिखर यहाँ, फिर यहाँ शिखर। टेम्परेचर लगातार बढ़ाने पर शिखर जो होता है वो कम तरंगदैर्ध्य वाले क्षेत्र में खिसकता रहेगा, ठीक है। 4th नंबर में लिख रहा हूँ कि, ठीक है, ताप बढ़ाने पर, ठीक है, शिखर जो होता है, शिखर कम तरंगदैर्ध्य वाले, ठीक है सर, कम तरंगदैर्ध्य वाले क्षेत्र की ओर खिसकने लगता है, ठीक है सर, खिसकने लगता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट। अब इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को, जब हमें स्पेक्ट्रम मिला तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को, लाइन पे ध्यान देना, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को, ओके, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं भैया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा या ब्लैक
ब्लैक बॉडी रेडिएशन, RADIATI, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व कहते हैं, CURVE कर्व कहते हैं, ठीक है। अरे सर ये भी कोई बात है, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा या ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व कहते हैं, ठीक है। तो आप जो मैंने डलवाया ना हेडिंग ये वाला ब्लैक बॉडी के लक्षण, इसकी जगह आप डाल सकते हो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व या ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा, तो दोनों में से डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉडी कितने प्रकार की होती, दो प्रकार की होती है, एक बीन्स ब्लैक बॉडी एंड एक फेरी ब्लैक बॉडी। दोनों ईजी है, चित्र बना हुआ है, चित्र जहाँ होता है वहाँ फिजिक्स बिल्कुल ईजी लगती है। जल्दी पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, कर दूँ मैं इसको रेज, ठीक है सर। ओके 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 यार, मैं इतनी ईजी तरीके से समझा देता हूँ आपको, मेरे ख्याल से आपको कहीं बाहर से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही लेक्चर देखो, इसी के आप नोट्स बनाना बढ़िया करके, ठीक है। ओके ओके चलिए मैंने इसको इरेज कर दिया, अब देखते हैं इसकी एक नई कहानी और, ठीक है सर। चलिए करें फिर स्टार्ट। तो ब्लैक बॉडी के प्रकार, ठीक है, ब्लैक बॉडी के प्रकार। तो भैया जो मेरे पास ब्लैक बॉडी होती है ना, ब्लैक बॉडी, चलिए मैं हाँ चलो लिखवा देता हूँ, ब्लैक बॉडी BLACK, ओके ओके, ब्लैक बॉडी, आराम से। तो ब्लैक बॉडी जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है। अच्छा कौन कौन सी होती है? एक तो होती है फेरी, ठीक है, फेरिस ब्लैक बॉडी है ना, ब्लैक बॉडी। दूसरी होती है मेरे पास विन, WIEN, विन्स ब्लैक बॉडी, ठीक है। ये दो होती हैं जो कि एक ब्लैक बॉडी के समान बिहेव करती हैं। तो सबसे पहला नंबर डाल दो फेरी ब्लैक बॉडी, ओके, फेरिस ब्लैक बॉडी, यानी कि फेरी की कृष्णिका, तो फेरिस ब्लैक बॉडी, ओके ओके। यार अब क्या होगा सर फेरी की ब्लैक बॉडी में, सर क्या होने वाला है? चित्र बनेगा पहले फिर करवाएंगे आगे। देखो लैंग्वेज खुद से लिख लोगे तुम अपने आप, है भाई, लैंग्वेज खुद से लिख लोगे अपने आप। चलिए मैं पहला चित्र बना के देखता हूँ, उसके बाद देखते हैं। देखो अच्छा सर चित्र कैसे बनेगा वो भी हमें बता दो आप। देखो ऐसे करके थोड़ा सा ना हमें स्ट्रगल करना, थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है। कैसे? ऐसे करके देखो, सबसे पहले ना एक घेरा बनाओ। अभी तुम मत बनाना, तुम बनाओगे मार खा जाओगे, ठीक है। आइए मत बनाना, जब पूरा चित्र बन जाए तब बनाना आप, ठीक है। तो एक लेयर ये हो गई, यानी कि दोहरी दीवार वाला धातु का एक गोला होता है, ध्यान देना, दोहरा दीवार वाला धातु का एक क्या होता है, इसमें गोला होता है। अब दो सतह हो गई, एक सतह भीतरी वाली हो गई, एक सतह हमारी कौन सी हो गई, बाहरी वाली हो गई, ठीक है। ब्लैक भीतरी वाली सतह पर पता क्या करूँगा मैं, ब्लैक लैम्प कर दूंगा, यानी कालिख पोत दूंगा, ठीक है। और बाहर वाली सतह पर मैं निकल का पॉलिश कर दूंगा, समझ गए। इसमें एक होल होता है, ओके सर, ये इसमें एक होल होता है, ठीक है, ओके। इसको ऐसे कर दो, अच्छा लगता है, ओके सर, ओके ओके सर। चित्र तो बड़ा शानदार बनाया आपने भैया। तो इसको मैंने बोल दिया ओ। अब ध्यान से देखना, ये जो है ना, ये जो मैंने बनाया होल इसका, ये ओ बनाया, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, अभी चित्र किसी को नहीं बनाना, ध्यान देना। तो सबसे पहला पॉइंट फ्लैग, यानी कि फेरी ब्लैक बॉडी में होता क्या कि इसमें दोहरा, यानी कि डबल वॉल्ड बोलते हैं, डबल वॉल्ड, यानी कि दोहरी दीवार वाला धातु का एक खोखला गोला होता है, ठीक है, जिसके भीतरी दीवार पर कालिख होता है, कालिख लगा होता है, और बाहरी दीवार पर निकल का पॉलिश कर देते हैं। भीतरी दीवार पर कालिख पुता हुआ होता है, और भीतरी जो बाहरी दीवार होती है उस पर हम क्या करते हैं, निकल का पॉलिश कर देते हैं। इसमें क्या होता है, एक छिद्र वो होता है जहाँ से रेडिएशन अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, ओके। और जो बीच वाला स्थान होता है ये खाली होता है, यहाँ पे निर्वात उत्पन्न होता है। और एक जो है हम क्या करते हैं, शंकुआकार भाग क्या लेते हैं, पी लेते हैं, ये शंकुआकार भाग होता है। रेडिएशन कुछ आता है इस तरह से, ओ माय गॉड, ये ठीक है, ओके। तो रेडिएशन जो है हमारा यहाँ से आता है, ये हो गया हमारा हीट रेडिएशन, हीट रेडिएशन, ओके सर, ओके, हीट रेडिएशन। और ये जो है एब्जॉर्ब कर लेगा इस समय, एब्जॉर्बर बन गया हमारा ये। अभी ये क्या है, एब्जॉर्बर। अब क्या होगा, ठीक है, यानी कि
पहली लाइन लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा अभी चित्र में बनाना कोई भी, जरा ध्यान दो पहली लाइन पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दोहरी दीवार वाला, ठीक है, इसमें दोहरी दीवार वाला एक धातु का खोखला गोला होता है, धातु का खोखला गोला होता है, ठीक है, धातु का खोखला गोला होता है, ठीक है सर, धातु का एक खोखला गोला होता है। मिल गया सर। इसमें दोहरी दीवार वाला एक धातु का खोखला गोला होता है, ठीक है। भीतरी दीवार पर क्या लगा होता है, ब्लैक लैम्प, भीतरी दीवार पर कालिख, ब्लैक लैम्प बोलते हैं इसको, कालिख लगा होता है, ठीक है। तथा बाहरी दीवार पर, ध्यान देना, बाहरी दीवार पर निकिल का पॉलिश लगा होता है, निकिल का पॉलिश लगा होता है, ठीक है, लगा होता है। ओके सर, ओके, हो गया, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। एक छिद्र ओ होता है, एक छिद्र क्या होता है, ओ होता है, ठीक है सर, एक छिद्र ओ होता है, ठीक है। बीच में खाली स्थान होता है, बीच में खाली स्थान होता है, ये वाला सब में क्या होता है, खाली स्थान होता है, खाली स्थान होता है, खाली स्थान होता है। और छिद्र के ठीक सामने एक शंक्वाकार उभार होता है पी, ठीक है। छिद्र के ठीक सामने, छिद्र के ठीक सामने, ओके सर, छिद्र के ठीक सामने, चित्र के ठीक सामने एक शंक्वाकार उभार, ओके सर, ओके, एक शंक्वाकार उभार, ठीक है, पी होता है, पी होता है। समझ में आया यहाँ तक? तो ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर बना दी। अब क्या होगा, जब हीट रेडिएशन भीतर प्रवेश करता है तो बार बार, यानी कि भीतरी दीवार से बार बार परावर्तित होता है, धम 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 धम, ऊपर गया फिर नीचे, फिर आया ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसा करके, ठीक है। यानी कि जब होता है यहाँ पे, जब हीट रेडिएशन, ओके सर, जब हीट रेडिएशन क्या करता है, ठीक है, भीतर प्रवेश करता है, भीतर प्रवेश करता है, तो बार बार, तो भीतरी दीवार पे कालिख लगी हुई है, तो भीतरी दीवार से बार बार क्या होता है, परावर्तित होता है। अभी मैं करवाता हूँ, बार बार परावर्तित होता है, ठीक है, बार बार परावर्तित होता है। ओके सर, ओके यार, तो बार बार परावर्तित होता है तथा पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है, ठीक है। यानी कि भीतर प्रवेश करता है तो भीतरी दीवार से बार बार क्या होता है, परावर्तित होता है तथा पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है। अब जो शंक्वाकार उभार होता है, अब बार बार परावर्तित करके दिखा दो इसको, ठीक है सर। अब यार बार बार परावर्तित मतलब कैसे करके दिखाऊं मैं आपको, ये चलो ऐसा करके दिखा जाऊँ मैं चीज़ को, ये ठीक है, फिर ये और फिर ये, ठीक है। इस तरह से ये बार बार क्या होता है, परावर्तित होता हो रहा, दिखाई दे रहा, यहाँ टकराया, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर यहाँ से, ठीक है, ऐसा करके यहाँ से आया, यहाँ टकराया, ठीक है, फिर इधर को जाएगा, ये इधर को गया, फिर इधर को, फिर इधर को, फिर इधर को, फिर इधर को चला गया, है ना। इस तरह से ये बार बार क्या होता है, परावर्तित होता है और पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है, ठीक है, हो गया, तो पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है, ठीक है सर, हो गया पूर्ण रूप से अवशोषित। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, अब मान लो कि इसमें अभी ना एक शंक्वाकार उभार रहेगा, इसका काम क्या है, इसका भी तो कोई पर्सनल काम होगा ना। इसका एक पर्सनल काम ये होता है कि जो हीट रेडिएशन है वो आए, टकरा के बाहर ना निकले, यानी कि हीट रेडिएशन परावर्तित जो शंक्वाकार भाग होता है वो हीट रेडिएशन के थोड़े बहुत भाग को भी बाहर नहीं जाने देता, ठीक है, बस यही काम होता। अगर ये शंक्वाकार उभार हटा दोगे ना आप, तो हो सकता है कि हीट रेडिएशन का कुछ भाग आए, टकराए और टकरा के वापस लौट जाए, है ना। लेकिन शंक्वाकार उभार होने से ये संभावना भी हमारी क्या होती है, खत्म हो जाती है, यानी कि थोड़ा बहुत भी भाग बाहर नहीं निकलता, ठीक है। यानी कि
शंक्वाकार में लिख दे रहा हूं कि शंक्वाकार उभार की सहायता से ठीक है, रेडिएशन का थोड़ा भाग भी परावर्तित होकर बाहर नहीं जाता, ठीक है, नहीं जाता है। ओके। अब जब इसे क्या करते हैं हम, जब इसे विकिरण स्रोत की भांति, विकिरण स्रोत यानी कि हमें ऊर्जा दे, विकिरण स्रोत की तरह क्या करना होता है, उपयोग करना होता है। तो क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं या फिर उष्मक पर रखते हैं। तो इसे उष्मक पर रखते हैं और क्या होता है, हीट रेडिएशन बाहर निकलने लगता है। ओके, और जो ये हीट रेडिएशन होगा ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के समान होगा, ठीक है। यानी कि शंक्वाकार उभार की सहायता से रेडिएशन को थोड़ा भाग भी, यानी कि शंक्वाकार उभार की सहायता से रेडिएशन का थोड़ा भाग भी परावर्तित होकर बाहर नहीं जाता। जब इसे विकिरण स्रोत की तरह उपयोग करना होता है तो इसे हम क्या रखते हैं, तो इसे उष्मक की सहायता से क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे हीट रेडिएशन बाहर निकलता है, छिद्र O की सहायता से निकलता नहीं करते हैं। तो इसे उष्मक की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे हीट रेडिएशन बाहर छिद्र O की सहायता से निकलता, या फिर ऐसे छिद्र O से होकर निकलता है। छिद्र O से होकर क्या होता है, पहले मैं इसको इरेज कर दूं, यहाँ तक का आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो अब इतने में आ जाएगा। हीट रेडिएशन बाहर छिद्र O से होकर क्या होता है, निकलता है, ठीक है सर, निकलता है, ठीक है। तथा यह रेडिएशन किसके समान होता है, यह रेडिएशन ब्लैक बॉडी, ठीक है, रेडिएशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार यह ब्लैक बॉडी, ठीक है, यानी कि इस प्रकार फेरी ब्लैक बॉडी एक ब्लैक बॉडी का काम करती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन आराम से, जब इसे विकिरण स्रोत की तरह यूज़ किया जाता है तो इसे हम क्या रखते हैं, उष्मक पर रखते हैं या उष्मक की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे हीट रेडिएशन बाहर छिद्र O से होकर निकलता है। और ये जो रेडिएशन निकला है बाहर, ये क्या होता है, हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, ठीक है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है, कर दें फिर, ठीक है। अब दूसरा नंबर कौन सा आ गया, बीन की ब्लैक बॉडी। ओके सर, ओके, बीन की ब्लैक बॉडी आ गई हमारी, ठीक है। ओके, बीन की ब्लैक बॉडी आ गई हमारी भाई। अच्छा, बीन की ब्लैक बॉडी क्या कहती है आपसे, वो भी यही काम करती है, गर्म करो और रेडिएशन यानी कि विकिरण ऊर्जा बाहर को निकाल दो, और जो विकिरण ऊर्जा बाहर निकलेगी गर्म करने पर वो क्या होगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, डाल दो हेडिंग WIEN वीन्स ब्लैक बॉडी। ओके सर, अब ये क्या होती है सर, ये नया लफड़ा आ गया क्या सर? अबे ये कुछ ना होता, ये सब इजी होता है, इसमें कुछ ना होता। चलिए बना के देखें पहले। तो सबसे पहले देखो, एक चित्र से सब लिख लोगे। तो इसमें क्या होता है, एक पीतल धातु ले लो, या अगर पीतल धातु ना ले सको तो प्लेटिनम की धातु ले लो, ठीक है। तो पीतल या प्लेटिनम धातु का क्या होता है, एक खोखला कक्ष होता है, ठीक है, यानी कि बेलनाकार कक्ष होता है। ये एक बेलनाकार कैसे होता है, कक्ष होता है ये, ठीक है, जिसकी भीतरी दीवारों पर कालिख लगी होती है। ये भीतरी दीवारों पर कालिख लगी होती है, और बाहर जो होता है ना, वो
प्लेटिनम के तार की कुंडली लिपटी होती हैं, जिसे हम तापन कुंडली कहते हैं। प्लेटिनम के तार की कुंडली लिपटी होती हैं, जिन्हें तापन कुंडली कहते हैं। तो पहला लाइन पे जरा चित्र बना दो, मैं सही करके पहले समझ जाओगे। तो ये सीसी होता है ना, ये चैम्बर होता है, चैम्बर मतलब कक्ष होता है। तो माना यानी कि इसमें क्या होता है, यानी कि बीन्स ब्लैक बॉडी में इसमें, ठीक है सर, इसमें पीतल ले लो आप, एक तो हमारा पीतल होगा और या फिर प्लेटिनम, इसमें पीतल या प्लेटिनम, ठीक है, इसमें पीतल या प्लेटिनम का एक बेलनाकार कक्ष, एक बेलनाकार कक्ष सीसी होता है। कार कक्ष कैसे होता है, सी होता है, ठीक है। ओके ओके। जो भीतरी सतह होती है ना, इनके भीतरी दीवार पर कालिख लगी होती है, कालिख लगी होती है, ठीक है, भीतरी दीवार पर कालिख लगी होती है, तथा बाहरी दीवार पर यानी कि बाहर की ओर पता क्या होता, प्लेटिनम तार की कुंडली लगी होती है, कुंडली लगी होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें तापन कुंडली कहते हैं, जिन्हें तापन कुंडली एच कहते हैं, कुंडली एच कहते हैं, ठीक है। तभी तो गर्म करोगे ये इससे हम शो करते हैं 0 से ये, ठीक है, ये चैम्बर में ये, ठीक है, एच कहते हैं। अब क्या होता है कि और इन्हीं तापन कुंडलियों की सहायता से अंदर क्या करते हैं, हम हीट उत्पन्न करते हैं। अब हीट का थोड़ा बहुत भी बाहर ना निकले, उसके लिए हम चारों ओर से ना इस कक्ष को यानी कि चैम्बर को, इस कक्ष को हम चारों ओर से पोर्सलीन, ठीक है, पोर्सलीन की नलियों द्वारा क्या कर देते हैं हम, पोर्सलीन की नलियों द्वारा, ये हमारी क्या है, पोर्सलीन की नलियाँ होती है, चारों ओर से पोर्सलीन की नलियों द्वारा, ठीक है, घेर देते हैं। ऐसा करके चारों ओर से पोर्सलीन की नलियों द्वारा घेर देते हैं। और अंदर का टेम्परेचर नोट करने के लिए हम एक ताप युग्मक लगाते हैं, यानी कि एक ताप युग्म लगाते हैं। ये हमारा ताप युग्म होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है टी। और ये होता है हमारा डायाफ्राम, ठीक है, ये होता है हमारा डायाफ्राम, ठीक है, जहाँ से होकर एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है, ये, ठीक है। यहाँ से ये हीट HEAT हीट, और रेडिएशन क्या होगा, हीट रेडिएशन बाहर निकलेगा। और यह है हमारा बिंदु केंद्र O हो गया, बस बन गया चित्र हमारा, ठीक है। तो ये पोर्सलिन की नलियाँ होती हैं, ठीक है, और ये चैम्बर है हमारा, ये डायफ्राम होता है D और D। चलो थोड़ा सा और लिख दूँ फिर मैं, ठीक है, ओके ओके ओके, जिन्हें तापन कुंडली HH कहते हैं, ठीक है, ओके। तथा बाहर की ओर प्लेटिनम की तार की कुंडली लगी होती है, जिन्हें तापन कुंडली HH कहते हैं। ये कुंडलियाँ यानी कि यह क्या करती हैं, यह है, ठीक है, अंदर यह है, अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके, ठीक है, अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करके गर्म करती हैं, ये अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करके गर्म करती हैं, ठीक है भैया, ओके ओके ओके। यानी कि इसमें विद्युत धारा के कारण अंदर क्या होगी, गर्माहट उत्पन्न होगी, ओके। फिर इसके बाद में क्या होता है, और कुंडली एच कहते हैं, ये विद्युत धारा प्रवाहित करके गर्म करती हैं, ठीक है। अब कक्ष जो होता है वो चारों ओर से, कक्ष चारों ओर से, ठीक है, कक्ष चारों ओर से पोर्सलिन या पोर्सेलेन भी कहते हैं इसको, पोर्सलिन भी कहते हैं, पोर्सिलीन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, पोर्सिलीन या पोर्सलिन बोल दो, चलो पोर्सलिन की नलियों PP, इसको बोल दो पोर्सलिन की नलियाँ PP हमारी है, PP नलियों PP से घिरा होता है। ताप युग्म क्या मेरे पास T है, ताप युग्म T कक्ष का ताप मापता है, ठीक है, ताप युग्म कक्ष का ताप मापता है। जब गर्म करते हैं ना, यानी कि जब, ठीक है, भीतर गर्म किया जाता है, गर्म
किया जाता है। तो हीट रेडिएशन डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम DD से होकर, ठीक है, छिद्र O से बाहर निकल जाता है, ठीक है, छिद्र O से बाहर निकल जाता है, ठीक है। लो सर, डायाफ्राम से होकर छिद्र O से होकर बाहर निकल जाता है, तथा छिद्र O से निकलने वाला विकिरण, निकलने वाला जो रेडिएशन होता है ना, निकलने वाला रेडिएशन, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है। लो सब चित्र बनाओ बढ़िया करके, और यहाँ लिख दियो वीन्स ब्लैक बॉडी चित्र के नीचे, और पीछे वाले में लिख दियो, पीछे वाले में कौन सी बॉडी थी, फेरिस ब्लैक बॉडी, है ना। तो यहाँ तक कवर कर लो। अब इसमें मैंने क्या बताया, ब्लैक बॉडी क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, और ये कितने प्रकार की होती है। इस लेक्चर में हमने ये सब कुछ कवर कर लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।